बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोग एनिमल किंगडम जंतु जगत पढ़ रहे थे और जंतु जगत के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि जंतुओं का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन किस प्रकार किया जाता है और इसके बेस क्या है, इसका आधार क्या है और क्लासिफिकेशन का चार्ट दिया था। और उसी के पश्चात हम लोगों ने पोरीफेरा सबसे पहला फाइलम जो इसमें डिवीजन के बाद पढ़ा था, मल्टी सेलुलर एनिमल बहुकोशिकीय जंतुओं के अंतर्गत हमने सबसे पहला फाइलम पढ़ा था पोरीफेरा। उसी के बाद अब आगे देखते हैं, अगला फाइलम है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा या निडेरिया, इसका नाम सिलेंट्रेटा या निडेरिया भी है। सिलेंट्रेटा क्यों है? क्योंकि इसमें सिलेंट्रॉन कैविटी होती है। सिलेंट्रॉन कैविटी या गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी या जठरवाहिनी गुहा, सिलेंट्रॉन कैविटी या गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी या जठरवाहिनी गुहा होती है, कैविटी होती है जिसमें भोजन का पाचन संवहन होता है। इसीलिए इसको नाम रखा गया सिलेंट्रेटा। और दूसरा नाम इसका निडेरिया है। तो निडेरिया क्यों है? क्योंकि इसमें नीडोसिल्स दंश कोशिकाएं होती हैं। नीडोसिल्स या नीडोप्लास्ट, नीडोसिस्ट, ये होती दंश कोशिकाएं, मतलब कि डंक मारने वाली कोशिकाएं होती, सेल्स होती है। तो इसीलिए नीडोब्लास्ट के कारण इसका नाम निडेरिया पड़ा। सिलेंट्रॉन कैविटी होती है इसलिए इसका नाम सिलेंट्रेटा रखा गया। तो सिलेंट्रॉन कैविटी को कहते हैं जठरवाहिनी गुहा, मतलब इसमें पाचन और संवहन होता है इसलिए जठरवाहिनी गुहा कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, इसमें पाचन और संवहन। इसका एक ही ओपनिंग होती, माउथ। वहीं से भोजन अंदर जाता है और वहीं से अनडाइजेस्टेड मटेरियल बाहर निकलता है। तो एक ही छिद्र होता है इस गुहा में, उसी से अंदर जाना और उसी से बाहर निकलना। तो ये प्रक्रिया होती है इसमें सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा के दो नाम है, एक तो सिलेंट्रेटा क्योंकि सिलेंट्रॉन कैविटी होती है, दूसरा नाम होता है इसका निडेरिया क्योंकि नीडोब्लास्ट सेल्स इसमें पाई जाती होती हैं, इसीलिए इसको कहते हैं नीडोब्लास्ट या नीडोसिल्स। इसको निडेरिया नाम दिया गया। तो सिलेंट्रेटा और निडेरिया इसके दो नाम, दो लक्षणों के आधार पर इसके दो नाम दिए गए। तो इसमें सिर्फ सिलेंट्रेटा के एनिमल जितने भी होते हैं सब एक्वेटिक होते हैं, मतलब जली होते हैं, अधिकांश जल में ही सब रहते हैं। मोस्टली मैरीन, मतलब अधिकांश समुद्र में ही रहते हैं, समुद्र में ही अधिकांश पाए जाते हैं, मोस्टली मैरीन। रेडियली सिमेट्रिकल, इनमें अरीय सममिति होती है। क्लासिफिकेशन की शुरुआत में हमने सिमेट्री या सममिति बताई थी, तीन प्रकार की, रेडियल सिमेट्री, असिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्री। तो यहाँ पर रेडियल सिमेट्री होती है, मतलब इसको ट्रांसवर्स काटने पर गोलाई से ये दो बराबर भागों में बढ़ता है। तो रेडियल सिमेट्री या अरीय सममिति होती है। निडेरिया में क्या होती है? नीडोब्लास्ट सेल्स, मतलब दंश कोशिकाएं होती है या नीडोसिस्ट इसे कहते हैं। इनमें इन्हें क्या कहते हैं? नीडोसिस्ट को स्टिंगिंग कैप्सूल, मतलब दंश कोशिकाएं होती है, डंक मारने वाली कोशिकाएं, ठीक है ना। और ये सब डंक मारने वाली नीडोब्लास्ट इसकी पूरे शरीर में बाहरी सतह में पाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा टेंटिकल्स में पाई जाती है। ये टेंटिकल्स कहाँ होते हैं? ये टेंटिकल्स इसकी जो माउथ होता है, हाइपोस्टोम होता है, उसके चारों तरफ उंगलियों के रूप में उभार होते हैं जिन्हें कि हम टेंटिकल्स कहते हैं। हिंदी में स्पर्शक कहते हैं और इंग्लिश में टेंटिकल्स कहते हैं। तो इसमें टेंटिकल्स या स्पर्शक होते हैं और इस पे नीडोब्लास्ट सेल्स या नीडोसिस्ट दंश कोशिकाएं पाई जाती है और इन्हीं दंश कोशिकाओं से ये अपनी शिकार भी करता है और अपनी सुरक्षा भी करता है। तो ये टेंटिकल्स या स्पर्शक इसमें पाए जाते हैं। इससे
जो दंश कोशिकाएं होती हैं, टेंटिकल्स होते हैं, इनसे हम क्या करते हैं, ये डिफेंस और कैप्चर द प्रे, मतलब शिकार को पकड़ने का भी काम करते हैं, अपनी सुरक्षा भी करते हैं। तो दंश कोशिकाएं या स्टिंगिंग सेल्स या नीडोब्लास्ट सेल्स दो काम मुख्य करती हैं, ऑफेंस एंड डिफेंस, अपनी सुरक्षा करने का और शिकार करने का। तो इसमें नीडोब्लास्ट सेल्स बहुत ही विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं जो इसमें पाई जाती है। स्पर्शक होते हैं, स्पर्शक में सक्रिय स्टिंगिंग सेल्स होती हैं, दंश कोशिकाएं होती हैं। इसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन होता है। जैसे इसे पोरीफेरा में सेलुलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन था, और इसमें ऊतकी स्तर का शारीरिक संगठन होता है, टिश्यू लेवल और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोब्लास्टिक होता है, पोरीफेरा भी इसके पहले पढ़ा, वो भी डिप्लोब्लास्टिक था, मतलब शरीर के दो स्तर होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, दो स्तर। पोरीफेरा में बाहरी स्तर को क्या कहते हैं, पिनेकोसाइट पिनेकोडर्म, और अंदर के स्तर को क्वानोडर्म कहते हैं। तो दो स्तर होते हैं, और इसमें भी दो स्तर होते हैं, एक्टोडर्म एंडोडर्म। बाहरी जो स्तर होता है वो उसकी में कोशिकाएं होती हैं, मतलब ऊतक होते हैं, और अंदर में भी कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनते हैं। और कोशिकाएं सामान्यतः लगभग सभी एक जैसी होती है, कुछ अंतर होता है। जैसे बाहर के स्तर में स्पर्शक कोशिकाएं होती हैं, अंदर में कम होती हैं, टेंटिकल्स में ज़्यादा सक्रिय होती हैं। तो इसमें शारीरिक दो स्तर का संगठन, शारीरिक संगठन होता है, डिप्लोब्लास्टिक या द्विस्तरीय शरीर होता है। डिप्लोब्लास्टिक सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, जो इसमें सीलेंट्रॉन कैविटी होती है उसी को हम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी या जठरवाहिनी गुहा कहते हैं। जठर माने जिसमें पाचन भी होता है और संवहन, दोनों काम होते हैं, इसीलिए इसको जठरवाहिनी गुहा कहते हैं। इसका माउथ ऑन हाइपोस्टोम, माउथ जो हाइपोस्टोम जो होता है, हाइपोस्टोम में ऊपर से माउथ होता है। डाइजेशन एक्स्ट्रासेलुलर इंटरसेलुलर, मतलब इसमें जो पाचन होता है बाह्य कोश की और अंतःकोश की दोनों प्रकार का पाचन होता है? तो डाइजेशन एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर, तो पाचन शरीर में कोशिकाओं के अंदर भी होता है और कोशिकाओं के बाहर भी होता है। दो प्रकार का पाचन होता है, अंतःकोश की और बाह्य कोश की। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्या आता है, कोरल स्केलेटन। सिलेंटेटा के कुछ जंतु होते हैं जिन्हें कोरल या मूंगा कहते हैं, कोरल या मूंगा। इनका शरीर जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का शरीर बना होता है। ये एसेक्सुअल बॉडी होती है, अलैंगिक शरीर होता है, इसे पॉलिप अवस्था कहा जाता है। पॉलिप अवस्था में ये पाया जाता है कोरल, या इसको हिंदी में मूंगा कहते हैं, इंग्लिश में कोरल कहते हैं। और इनका शरीर जो कंकाल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और सिलेंटेटा संघ के जंतुओं के जीवन में दो अवस्थाएं होती है, पॉलिप POLYP पॉलिप एंड मेड्यूसा MEDUSA। पॉलिप और मेड्यूसा दो अवस्थाएं होती है। पॉलिप जो होती है वो एसेक्सुअल या अलैंगिक अवस्था होती है, और मेड्यूसा सेक्सुअल या लैंगिक अवस्था होती है। तो अलैंगिक और लैंगिक दो अवस्थाएं इसमें होती हैं, और ये एकांतर क्रम से आती जाती है। एसेक्सुअल के बाद सेक्सुअल और सेक्सुअल के बाद एसेक्सुअल, लैंगिक के बाद अलैंगिक और अलैंगिक के बाद लैंगिक, मतलब पॉलिप के बाद मेड्यूसा, मेड्यूसा के बाद पॉलिप। तो इनका एकांतर क्रम से आना जाना जीवों में होता है। ये जीवन की दो अवस्थाएं, पॉलिप एंड मेड्यूसा। पॉलिप अलैंगिक अवस्था है और मेड्यूसा इसका लैंगिक अवस्था है। इसमें एग्जाम्पल है हाइड्रा और एडेम्सिया, ये एग्जाम्पल है सिलेंटेटा के। अम्ब्रेला शेप, छाते के आकार का क्या होता है, ये ऑरेलिया होता है, जिसे कि सामान्य भाषा में जेली फिश कहते हैं। ये भी सिलेंटेटा का उदाहरण है, जेली फिश।
इसका वैज्ञानिक नाम जेलीफिश का ऑरेलिया है और ये अम्ब्रेला या छाते के आकार का होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस इसमें पाया जाता है। अल्टरनेशन जनरेशन मतलब बताएं कि इसमें जो जीवन की दो अवस्थाएं होती है, पॉलिप और मेडूसा, तो ये एकांतर क्रम से आती जाती, पॉलिप के बाद मेडूसा, मेडूसा के बाद पॉलिप अवस्था है, इसे मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। और इसमें ओबेलिया एग्जाम्पल है सिलेंटेटा का, ओबेलिया, और एक दूसरा एग्जाम्पल है फाइसेलिया। फाइसेलिया को पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, पुर्तगाली युद्ध मानव के नाम से भी इसे जाना जाता है, पोर्ट फाइसेलिया को। एक दूसरा एग्जाम्पल है गॉर्गोनिया। गार्गोनिया को सी फैन कहते हैं, ये समुद्री पंखा, क्योंकि पंखे की तरह होता है। और यहाँ पर ये एक डायग्राम बनाया है दंश कोशिकाओं का या नीडोब्लास्ट सेल का। ये नीडोब्लास्ट सेल कैसी होती है? पीयर शेप नाशपाती के आकार की होती है। इसमें दो स्तर हैं, बाहर का स्तर ये नीडोब्लास्ट है, केंद्रक ये लैसो स्प्रिंग के टाइप रचना होती है जिसके द्वारा ये नीडोब्लास्ट नीडोसिस्ट आपस में जुड़े रहते हैं, और ये कीप के आकार की रचना जिसे बट कहते हैं, और ये क्वाइल नलिकाएं इसके अंदर मुड़ी रहती है। ये नीडोसिल होती है या ये सुई के आकार की होती है। इससे ही जब कोई जंतु स्पर्श करता है तो ये नली तेजी से बाहर आ जाती है और इसके ऊपर ये ढक्कन होता है। इसके अंदर, इस नली के अंदर हिप्नोटॉक्सिन नामक एक जहर भरा होता है। हिप्नोटॉक्सिन जहर इसके अंदर भरा होता है। जैसे ही कोई एनिमल इसके संपर्क में आता है ये दब जाती है, मतलब ये पलट के बाहर आ जाती है। तो ये ब्लास्ट होने के पहले और ये ब्लास्ट होने के बाद की अवस्था लिखी गई, दगने के पहले और दगने के बाद। इसमें नली बाहर आ जाती है और इसके ऊपर कांटे जैसी रचनाएं होती हैं नली के ऊपर, जो कि एनिमल के शरीर में चुभ जाती है, और इसके अंदर जो हिप्नोटॉक्सिन नामक जहर भरा होता है वो भी दूसरे एनिमल के शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे कि वो जंतु मर जाता है या मूर्छित हो जाता है। तो ये, और ये नीडोसिल, ये न्यूक्लियस जैसा इसमें, और ये लैसो। तो ये नीडोसिल जो होते जैसे एनिमल के से संपर्क में आता है तो ये इतनी तेजी से निकलती, जैसे कि रिवॉल्वर में ट्रिगर दबने के बाद गोली निकलती है, उसी तरह से ये तेजी से बाहर की ओर पलट जाता है। और एक बार ये नीडोसिल दंश कोशिका दगने के पश्चात दोबारा ये काम में नहीं आती, ये नष्ट हो जाती। तो इस प्रकार से ये दंश कोशिका या नीडोब्लास्ट सेल्स होती हैं, जो इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकाएं होती हैं, और इनके द्वारा ये अपनी सुरक्षा भी करते और शिकार भी करते। तो इस प्रकार से ये सिलेंटेटा या निडेरिया समूह के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। सिलेंटेटा संघ को 3 भागों में बांटा गया है, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ में और हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ ये किस आधार पर विभाजित की गए? पॉलिप और मेडूसा की अवस्थाओं के आधार पर बांटे गए, पॉलिप और मेडूसा। तो सिलेंटेटा संघ को 3 भागों में बांटा गया, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ। इनके बांटने का आधार क्या है? पॉलिप और मेडूसा जो अवस्थाएं होती ये किसी में एक होती, किसी में एंथोजो ये पॉलिप अवस्था होती है, और किसी में मेडूसा होती, किसी में दोनों होती। ये 3 भाग है इसके। तो हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ, इसके 3 भाग। तो जो एंथोजोआ है उसमें पॉलिप अवस्था होती है, हाइड्रोजोआ में पॉलिप मेडूसा दोनों होती है, और स्काइफोजोआ में मेडूसा अवस्था होती है। तो सिलेंटेटा के 3 भाग, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ। इसके विभाजन के आधार पॉलिप और मेडूसा। पॉलिप अलैंगिक अवस्था है, एसेक्सुअल अवस्था है, और मेडूसा इसकी लैंगिक या सेक्सुअल स्टेज है। तो ये इस प्रकार से सिलेंटेटा समूह के लक्षण आप अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे, तैयार करेंगे, और नेक्स्ट टर्म पर हम लोग नेक्स्ट फाइलम को डिस्कस करेंगे। तो पहला फाइलम हम लोगों ने पोरीफेरा पढ़ा, और दूसरा फाइलम है ये सिलेंटेटा।
अब नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट फाइलम हम लोग डिस्कस करें।